हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स में व्हीट स्टोन सेतु नाम के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हीट स्टोन सेतु को हम इंग्लिश में व्हीट स्टोन ब्रिज भी कहते हैं। तो ये होता क्या है, तो ये कॉम्प्लेक्स सर्किट को आसान करने के लिए न्यूमेरिकल में यूज होता है। कॉम्प्लेक्स सर्किट को आसान करने के लिए, यानी जो जटिल से जटिल होते हैं परिपथ हमारे, उनको आसान करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन ये स्पेशल टाइप का डायग्राम बनाता है, सेतु बनाता है। ठीक है, उसमें आते कौन कौन से हैं, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो हम डायग्राम सबसे पहले समझेंगे, फिर उसके बाद बताएंगे होता क्या है। तो हम एक चतुर्भुज बनाएंगे। यहाँ पर क्या बनाएंगे? चतुर्भुज। ठीक है, और उन चतुर्भुज पर हम प्रदर्शित करेंगे प्रतिरोध को। क्या प्रदर्शित करेंगे? प्रतिरोध को प्रदर्शित करेंगे। कहां पर? चतुर्भुज की भुजाओं पर। ठीक है, तो चतुर्भुज की भुजाओं पर हम प्रतिरोध को प्रदर्शित करेंगे। और मान लिया जो चतुर्भुज के शीर्ष हैं वो हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है, यहाँ का जो प्रतिरोध है वो R1 है, यहाँ का प्रतिरोध R2, यहाँ का प्रतिरोध R3 और यहाँ का प्रतिरोध R4। तो इन्होंने बताया क्या? व्हीट स्टोन ने एक अपना परिपथ अलग से तैयार किया। उसने एक चतुर्भुज लिया और उनकी चारों भुजाओं पर प्रतिरोध को प्रदर्शित किया ऐसे। ठीक है, कई प्रकार के परिपथ ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहले एक विकर्ण पर इन्होंने गैल्वेनोमीटर लगाया। गैल्वेनोमीटर हम लोग जानते हैं धारा मापी होती है। धारा मापी मतलब ये धारा की दिशा को बताता है। तो एक विकर्ण पर इन्होंने धारा मापी को लगाया और जो दूसरा विकर्ण है उस पर इन्होंने लगाया एक सेल को। ठीक है, एक कुंजी लगा करके हम इस परिपथ को प्रदर्शित करेंगे। ये प्लस का टर्मिनल, ये माइनस का। ईएमएफ कितना है? ई है। इस समय ये कुंजी लगी हुई है, ठीक है, जो कि इस समय खुली हुई है। तो कुंजी को जैसे ही हम बंद करेंगे क्या हो जाएगा? इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। मान लिया कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? आई। तो एक तार धारा ले जाएगा, दूसरी तार धारा को वापस लाएगा। तो जितनी सर्किट में धारा गई उतनी ही बाहर आएगी। ये हमने किरचॉफ के प्रथम नियम में पढ़ा। इन्होंने इसमें स्पेशल क्या बताया? तो इस पर जो स्पेशल बताया कि यहां से अगर देखा जाए तो बिंदु ए पर आकर के ये करंट रुकेगी, क्योंकि आगे दो मार्ग है। तो हमने मान लिया कि जो R1 है उसके संगत जो धारा है वो I1 जा रही है और R2 के संगत जो धारा जा रही है वो I2 है। ठीक है, अब यहाँ पर जब करंट आकर के रुकेगी यहाँ पर, तो करंट के दो रास्ते हो गए। और ये I1 करंट जब C पर पहुंचेगी तो इसके भी दो रास्ते हो जाएंगे। कितने रास्ते हो गए हैं? दो। ठीक है, तो यहाँ पर फंस जाता है काम। अच्छा, गैल्वेनोमीटर क्या होता है? ये भी एक विद्युत से चलने वाला यंत्र है और हर एक जो भी विद्युत से चीजें चलती हैं वही प्रतिरोध होती है, उनका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। तो हमने मान लिया जो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है वो कितना है? R5। ठीक है, तब इन्होंने बताया क्या कि जो सेतु होता है, इन्होंने संतुलित अवस्था लगाई। दो अवस्थाएं बताई, एक सेतु की संतुलन होती है, दूसरी सेतु की असंतुलन अवस्था होती है। तो संतुलन की अवस्था क्या है? तो सेतु की संतुलन की जो अवस्था है व्हीट स्टोन के अनुसार संतुलित सेतु इन्होंने कैसा कहा कि अगर R1 और R2 का भाग कराया जाए, दो बाएं ओर का दोनों का भाग करो, यानी R1 बटा R2, और दाहिनी ओर के दोनों का भाग कराओ, यानी कौन आया? R3 और R4 का। आपस में क्या करो? भाग। ऊपर से नीचे तक बाईं ओर वाले भाग, ऊपर से नीचे तक दाईं ओर वाले भाग। हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसे ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? ऊपर वाले दोनों का भाग, यानी कि R1 बटा ऊपर वाले दोनों के भाग, यानी कि R1 बटा ये R3 है ऊपर का। नीचे के दो कौन है? R2 और R4। ठीक है, अगर इन दोनों का भाग बाएं ओर वाले या दाईं ओर वाले का भाग बराबर आ रहा है तब ये संतुलन की अवस्था में जाएगा, सेतु संतुलित रहेगा। और संतुलित रहेगा कहने का मतलब ये व्हीट स्टोन सेतु ही रहेगा। तो संतुलित सेतु को ही क्या कहा गया? व्हीट स्टोन सेतु कहा गया। ठीक, और ये संतुलन की अवस्था आएगी कब?
जब दो दाहिनी और बाईं ओर का भाग और दो दाहिनी ओर वाले भाग किनके, प्रतिरोध के, वो बराबर हो जाए, या दो ऊपर वाले प्रतिरोध का भाग और दो नीचे वाले प्रतिरोध का भाग, इन दोनों का भाग जो है बराबर आ जाए, तभी सेतु क्या रहेगा, संतुलन। संतुलन कहने का मतलब इसमें जो बीच में धारा जाएगी, कौन सी धारा जाएगी, किसमें जा रही है, गैल्वेनोमीटर में। गैल्वेनोमीटर में जो धारा जाएगी जीरो जाएगी। संतुलन की अवस्था मतलब इसमें धारा जाएगी ही नहीं, कहने का मतलब यही है। अगर ये ऐसा आया, ठीक है, तब बीच वाले में जो धारा जाएगी यानी ICD, जिसे हमने क्या दिया, गैल्वेनोमीटर की धारा है, IG नाम दिया, ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इन्होंने यही बताया, ठीक है, तो इन्होंने यही अपने नियम में बताया, सेतु में बताया कि सेतु व्हीट स्टोन कब रहेगा, जब प्रतिरोध का भाग बराबर होगा। इस अवस्था में जो बीच वाली है, बीच वाले में जो प्रतिरोध लगा, हम इसकी जगह पर चलिए प्रतिरोध लगा दे रहे हैं, इसकी जगह पर क्या लगा दे रहे हैं, प्रतिरोध लगा दे रहे हैं। अभी हम गैल्वेनोमीटर नहीं लगा रहे, प्रतिरोध ही लगा रहे हैं, तो बीच वाले में धारा जाएगी ही नहीं, धारा नहीं जाएगी तो ये लगाओ चाहे ना लगाओ इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। तो I1 करंट जब इधर गई, इधर से I1 करंट गई है, तो I1 करंट C पर आकर के इधर तो करंट जा नहीं रही है, तो इधर से ही चली जाएगी, क्या जाएगी, I1। I2 करंट आएगी D पर, जब तो ऊपर तो जाएगी नहीं, ये किधर जाएगी, सीधे I4 पर, ऊपर बीच में धारा ही नहीं जानी है, तो ये I2 इधर चली गई, और फिर से दोनों I1 और I2 आपस में मिलकर के क्या बना देंगे, I। ये बताया था व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, और इनका ऐसे ही हम यूज करने वाले हैं व्हीट स्टोन ब्रिज का, ठीक है। चलिए इसके जो अलग अलग डायग्राम है वो कैसे आएंगे, चलिए देख लेते हैं वो भी हम। तो अलग अलग डायग्राम इनके कौन कौन से बनेंगे, तो सबसे पहला जो है ये है, और दूसरा ऐसे भी बन सकता है, ठीक, यहां पर भी ऐसे बन सकता है। कुल मिलाकर के चतुर्भुज लेना है, थोड़ा यहां पर नहीं लगा, बस नाम क्या देना है, R1 R2 R3 R4, बीच वाला क्या है, R5, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। हम करेंगे क्या, यहां पर हम लगा देंगे बिंदु A और यहां पर हम लगा देंगे बिंदु, ठीक है, और यहां पर कौन कौन से बिंदु थे, ये हमारा C हो जाएगा और ये हमारा बिंदु D हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो A और B के बीच बैटरी लगी है, चलिए A और B के बीच हम बैटरी भी लगा देंगे। तो A और B के बीच जब हम बैटरी लगाएंगे, ऐसे थोड़ा इधर ला रहे हैं, ये प्लस का टर्मिनल माइनस का, यहाँ पर कुंजी लगा दिए, इसको ऐसे जोड़, कुंजी को ऑन करेंगे, ईएमएफ कितना है सेल का, E है, करंट प्रवाहित होगी, करंट आई गई है तो आई करंट वापस आएगी। तो अगर यहां से हम देखेंगे कि अगर हम यहां से देखेंगे तो ये परिपथ सेम इसी के जैसा है, इसमें भी A और C के बीच R1 लगा है, इसमें भी देखेंगे तो A और C के बीच R1 प्रतिरोध लगा है, A और D के बीच R2 लगा, A और D के बीच R2 लगा, C और D के बीच R5 लगा, C और D के बीच R5 लगा, C और B के बीच R3 लगा, C और D के बीच R3 लगा, D और B के बीच R4 लगा, D और B के बीच R4 लगा। अब A और B बाहर से एक बैटरी द्वारा जुड़ी, बाहर से एक बैटरी द्वारा भी जुड़ी, आ रही बात समझ में। ये भी कौन सा ब्रिज है, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो ये इसका पहला है और ये इसका दूसरा है, ठीक है। और भी है इसके, जैसे और कौन कौन आएगा इसका,
तो एक ये है तीसरा वाला, यहां पर बिंदु ए है, प्रतिरोध एक लगा है, दूसरा प्रतिरोध लगा, तीसरा प्रतिरोध लगा, और ये कौन सा बिंदु है, बी है। यहां से हम क्या करेंगे, एक बिंदु बाहर से ले जा करके यहां पर जोड़ देंगे, और यहां से एक बिंदु ले जा करके बाहर की ओर यहां पर जोड़ देंगे। तो ये भी कैसा है, व्हीट स्टोन ब्रिज ही है। ठीक है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो इसमें नाम क्या क्या होगा, जैसे ये नाम हमने दे दिया, ए के दो कनेक्शन है, एक इससे कनेक्टेड है, सी से भी है, बी से भी है, डी से है, और साथ ही साथ बाहर से किससे है, बैटरी से है, बी से। तो यहां पर हम क्या करेंगे, नाम दे देंगे। चलिए नाम दे रहे हैं, तो यहां से हम देखेंगे तो ए का कनेक्शन डी से भी है, ए का कनेक्शन सी से भी है, और सी का कनेक्शन डी से भी है, सी का कनेक्शन बाहर से किससे है, बी से भी। तो ए और सी के बीच कौन सा प्रतिरोध लगा, ए और सी के बीच R1 लगा है। ए और डी के बीच बाहर से कितना लगा है, ए और डी के बीच R2 लगा है। ठीक, सी और डी के बीच कौन सा लगा है, R5 लगा है। ऐसे सी और बी के बीच देखो कौन सा लगा, सी और बी के बीच R3 लगा है। ऐसे ही देखेंगे डी और बी के बीच कौन लगा है, R4 लगा है। तो सभी के कुल मिलाकर के डायग्राम एक ही है, बस अलग अलग है सभी चीजें। इसमें क्या है, बीच वाले प्रतिरोध का कोई मतलब नहीं रहता है, बीच वाले प्रतिरोध का कोई मतलब ही नहीं रहता इसमें, ये कोई मतलब नहीं, बीच वाले प्रतिरोध का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें हर बार करंट कितनी जानी है, 0 जानी है। हर बार करंट सी से डी में जा रही है, हर बार करंट इसमें जो ICD रहने वाली है वो हर बार कितनी रहेगी, 0 की 0 ही रहेगी। तो इसे लगाने या ना लगाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक और इसका डायग्राम है जो हम लास्ट में बताएंगे। चलिए अभी बता दे रहे हैं, इसे हम मिटा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो एक अलग से डायग्राम है वो कौन सा है, तो ये वैल्यू हमेशा कितनी रहने वाली है, 0। तो इसका जो अगला चौथा वाला है नंबर 4 का, वो कैसा बनेगा, तो एक त्रिभुज जैसा बनेगा। जैसे समझो बात कैसे बनेगा, एक त्रिभुज मान लो, एक त्रिभुज पर हमको प्रतिरोध दिखाना है। ठीक, त्रिभुज पर हमको प्रतिरोध दिखाना है, तो ये केवल और केवल न्यूमेरिकल के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल के लिए बता रहे हैं सीधा सीधा। यहां से एक हम लेकर के जा रहे हैं प्रतिरोध ऐसे, और ऊपर से हम एक प्रतिरोध लाएंगे ऐसे, और यहाँ पर लगा देंगे बिंदु ए, और इधर ले आएंगे बिंदु बी। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ए को यदि हम बाहर उठा करके रखें, इस ए वाले को उठा करके बाहर लाएंगे, ए वाले को उठा करके जब हम बाहर लाएंगे और बी वाले को जब हम उठा करके बाहर लाएंगे, तो सेम ही ऐसे जाने वाला है। तो ए वाला बस बाहर लाना है, तो बाहर वाला लाना है तो बनेगा कैसे, देखो बनेगा कैसे, यदि हम बाहर लाएंगे ए वाले को उठा करके यहाँ पर लाएंगे, तो यहाँ पर एक प्रतिरोध हो जाएगा, ये वाला प्रतिरोध इधर चला जाएगा, और बिंदु ए यहाँ पर आ जाएगा। बी को जब बाहर लाएंगे तो बी यहाँ पर आ जाएगा, अब ए यहाँ पर आ गया, और बीच वाला भूल जाओ कि कोई है, बीच में कुछ भी नहीं है, बीच में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ ए से 2 कनेक्टेड है, ये हमारा क्या हो गया, CD, और ये हमारा क्या हो गया, वही सेम पॉइंट, ये हमारा ए है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ए का कौन सा पॉइंट कनेक्टेड है, देखो ए से C है कनेक्टेड, और ए से कौन कनेक्टेड है, डी वाला कनेक्टेड, तो ये डी बन गया, और ये तो हमारा भी वैसे ही है। आ रही बात समझ में। अच्छा, ए और डी के बीच कौन सा प्रतिरोध लगा, ए और डी के बीच देखो, ये तो हमारा लगा R2, तो ये R2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। सी और डी के बीच R5 लगा हुआ है, डी और बी के बीच देखो, डी और बी के बीच R4 लगा है। ठीक है, और सी और बी के बीच देखो कौन सा लगा, सी और बी के बीच R3 लगा है, तो सेम ही है ये। ठीक है, तो हम बाहर वाला मिटा रहे हैं कि हमको इसकी जरूरत नहीं।
आ रही बात समझ में, ये होता है। तो ये भी क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज है। कब ब्रिज होगा व्हीट स्टोन, जब इस वाले आईसीडी में करंट क्या जाएगी, जीरो जाएगी, करंट जीरो जाएगी। तो ये संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज होने वाला है। इतनी बात क्लियर है ना। तो संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज का मतलब विकर्ण वाले में धारा जीरो रखनी है, इस बीच वाले विकर्ण में इसमें धारा जानी नहीं है। धारा तभी नहीं जाएगी जब ये दोनों आपस में क्या होंगे, इनका भाग आपस में क्या होगा, बराबर का होगा, तभी नहीं जाएगी। बस ये, चलिए हम डेरिवेशन देख लेते हैं बस। तो हम इसका प्रूफ देखेंगे। क्या देखेंगे, प्रूफ। तो इसके प्रूफ दो तरीके के हैं, ठीक है। एक खास बात इसमें क्या होने वाली है कि सी और डी में यदि विभव मतलब धारा नहीं जा रही, तो इसका मतलब इसमें विभवांतर नहीं, क्योंकि जहां विभवांतर होगा वहां विद्युत धारा होती है, ठीक है। विभवांतर के कारण विद्युत धारा का प्रभाव होता है, यानी विभव का अंतर, विभवांतर मतलब विभव का अंतर। तो यहाँ विभवांतर है ही नहीं, विभवांतर शून्य है। तो विभवांतर शून्य तभी होगा जब दोनों के विभव क्या होंगे, बराबर। तो जो बिंदु सी का विभव होता है वही बिंदु डी का विभव होता है, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं डेरिवेशन, व्हीट स्टोन ब्रिज लगा करके हम डेरिवेशन को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम मानेंगे एक पथ अपना पहला, ठीक है। और ये पहला लूप हो गया, ये हमारा लूप हो गया दूसरा वाला, ठीक है। और यहाँ पर हम इसे इरेज किए दे रहे हैं इसका, क्योंकि कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इसे बढ़ा लें। चलिए हम डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है। ये सेकेंड लूप बन गया। लूप कोई भी लेना है, बड़ा वाला भी ले सकते हैं, अंदर से एक बाहर से ले सकते हैं, जितनी धारा उतनी लूप, ठीक है। ये भी क्या है, I1। चलो पहला लूप है, लूप फर्स्ट कौन सा है, हम ए से सी, सी से डी, डी से ए जाएंगे। ए सी डी ए में कौन सा रूल लगाएंगे, KVL। KVL क्या था, पिछले वीडियो में हमने बताया भी था कि धारा की दिशा में जाने पर, धारा की दिशा में जब जाएंगे तो धारा की दिशा में मान होता है हमारा धनात्मक, और धारा की विपरीत दिशा वाले मान क्या होते हैं, ऋणात्मक, ठीक है। तो यहाँ पर धारा क्योंकि जीरो जा रही है तो इससे कोई मतलब नहीं है। ये वाली धारा क्या है, जीरो। कौन सी है, ICD, ये जीरो है, ठीक है। यही बताया था व्हीट स्टोन ब्रिज ने। तो चलिए देख लेते हैं, जब हम ए से सी जाएंगे, पहला कहां से जा रहे हैं, ए से सी। ए से सी जाने पर हमारी दिशा, धारा की दिशा सेम है, तो प्लस का चिन्ह, यहाँ KVL से प्लस का चिन्ह। धारा कितनी है, I1 है। प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध R1 है, ठीक। अब हम सी से कहा जाएंगे, डी की ओर, सी से डी जाएंगे। तो सी से डी जाएंगे तो फिर धारा जिस ओर हम जा रहे हैं उसी ओर करंट है, प्लस का चिन्ह। धारा कितनी है, जीरो है। धारा कितनी है, जीरो है, हमको पता है। प्रतिरोध इसके संगत कितना है, R5, ठीक। जब डी पर पहुंच गए तब डी से कहां आना है, ए पर। तो डी से जब ए जाएंगे तो देखो धारा हमारी विपरीत दिशा में है, हम जा रहे हैं ऊपर, धारा इधर आ रही है, तो चिन्ह किसका होगा, माइनस का होगा, I2। और प्रतिरोध कितना है, R2। और इक्वल में जहां से आ रहे हैं वहीं पर रुक रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, जीरो। हल करने पर ये कितना हो रहा है, I1 R1, ये पूरा माइनस, जीरो से गुणा करेंगे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, I2 और इंटू R2, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड लूप ले रहे हैं। कौन सा लूप ले रहे हैं, सेकेंड लूप। सेकेंड कौन सा है, सेकेंड कौन सा, ऐसे गए हैं, इसमें ऐसे गए हैं। इस वाले में हम क्या करेंगे, बी से आएंगे बी पर, ऐसे, ठीक है ना। तो कहां जाएंगे, बी से सी, बी से सी, सी से डी, और डी से कहां आएंगे, बी की ओर, ठीक है। कौन सा रूल लगाना है, KVL लगाना है, किरचॉफ वोल्टेज रूल, ठीक। तो सबसे पहले हम किधर जा रहे हैं, सबसे पहले हम जा रहे हैं बी से डी पर, बी से डी, बी से सी जाना, बी से सी जाएंगे तो हमारी दिशा, धारा की दिशा अलग है, तो माइनस का चिन्ह। धारा कितनी है, I1, प्रतिरोध कितना है, R3,
ठीक है। अब इसके बाद C से कहां जाना है, C से जाना है D पर। तो जब C से D आएंगे तो करंट कितनी है हमारी, देखो धारा की दिशा सेम है, करंट यहां पर जा रही है, हमारी दिशा करंट की दिशा सेम है, तो प्लस का चिन्ह। करंट कितना है 0 है, प्रतिरोध कितना है R5 है, ठीक है। तो ये कितना प्रतिरोध है R5। और इसके बाद फिर देखेंगे D से कहां पर जाना है B पर, तो D पर पहुंच करके B पर पहुंचेंगे। B तो हमारी दिशा धारा की दिशा सेम है, हम भी B से भी जा रहे हैं, धारा भी जा रही है, तो प्लस का चिन्ह, धारा है I2, प्रतिरोध कितना है R4, जहां पर आए वहीं पर पहुंच गए यानी 0 बराबर। अब क्या करेंगे यहां से, अब हम यहां से लाएंगे ये माइनस का I1 R3 इज इक्वल टू, ये माइनस का है पूरा, ये प्लस का है, इधर माइनस में आ जाएगा I2 R4, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये इक्वेशन कौन सा बन गया सेकेंड। अब हम करेंगे क्या कि डिवाइड कराएंगे, किनका डिवाइड कराएंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का, जिससे करंट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, करंट कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा I1 के साथ I1 वाला ही है, I1 R1 बटे में इधर कौन है I1 R3 इज इक्वल्स टू I2 R2 अपॉन इधर क्या है I2 R4, I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, बचा कितना I1 के बटे में R3, R1 के बटे में R3, I2 के बटे में R4। यही तो हमने बताया था व्हीटस्टोन ब्रिज की है, आया कि नहीं है। करंट बीच में 0 रख करके हम ले आए कि दो बाएं वाले का या ऊपर वाले, दो ऊपर वालों का भाग दो नीचे वाले प्रतिरोध के भाग के बराबर होता है। देखो ऊपर वाले का हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इन दोनों को आपस में जब चेंज करेंगे, इन दोनों को जब आपस में चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, R1 के बटे में क्या हो जाएगा R2 इज इक्वल्स टू, R3 चला जाएगा ऊपर, R3 के बटे में R4, ठीक है। ये हो गया हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का डेरिवेशन, ठीक है। यहां तक डेरिवेशन था व्हीटस्टोन ब्रिज का। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो हम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक। तो इसका सेकंड मेथड भी है, अभी जो सेकंड मेथड है वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, नहीं वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो सेकंड मेथड क्या है, कैसा है, उसका इंतजार करिएगा आप लोग, क्योंकि अब हम आगे के जो वीडियोस हैं उसमें न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो ये था हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। न्यूमेरिकल में यूज कैसे करना है, अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब जो बीच वाली धारा है, जो बीच वाली धारा वो जरूर क्या रही होगी, 0 रही होगी। और बीच वाली धारा कौन सी है, C से D वाली है। तो ये दोनों अगर बराबर बराबर जा रहे हैं तो इसका मतलब जरूर है कि बीच वाली धारा 0 रही होगी, ठीक है। तो ये था हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। इसकी स्टेटमेंट क्या है, तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने एक ऐसी युक्ति की खोज की जिससे अज्ञात प्रतिरोध के मान ज्ञात किए जा सके। अगर बीच में यदि प्रतिरोध ही ये ना लगा रहे तब देखो, तब ऊपर वाले दोनों श्रेणी क्रम, नीचे वाले दोनों श्रेणी क्रम, लास्ट में समांतर क्रम लगा दो, आंसर आ जाएगा। यानी अगर हम तुल्य प्रतिरोध इसका निकालना चाहें, इनका तुल्य प्रतिरोध A और B के बीच, A और B के बीच यदि तुल्य प्रतिरोध निकालना चाहें तो ऊपर दोनों कौन से क्रम थे, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। नीचे कौन हो जाएगा, देखो सबसे पहले R डैश क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम R1 प्लस R3, नीचे से R डबल डैश क्या हो जाएगा, दोनों भी श्रेणी क्रम में है, R2 प्लस R4, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, हमको पता है कि ये दोनों क्या है, समांतर, ये दोनों श्रेणी क्रम, ये श्रेणी क्रम, अब इनमें धारा अलग अलग थी, समांतर क्रम, यानी R भी निकालने के लिए R डैश R डबल डैश ऊपर गुणा और नीचे जो, क्योंकि ये दोनों कौन से क्रम में आ गए हैं, ये दोनों आ गए थे समांतर क्रम में, R डैश ऊपर नीचे का R डबल डैश, ठीक है। क्या करेंगे, अगर हम बीच वाले प्रतिरोध और बाहर वाले जो कुंजी का स्थान बदल देंगे, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर ये वाला चीज अंदर चला जाएगा, वो वाला बाहर आ जाएगा, तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए हम वो भी देख लेते हैं। तो क्या होगा, अगर हम बीच वाला प्रतिरोध जो है इससे हम बैटरी से चेंज करेंगे, बैटरी से कह रहे हैं, ये बैटरी या फिर कह सकते हैं कुंजी से। तो सबसे पहला डायग्राम कैसे बना था हमारा,
अब बीच में हम गैल्वेनोमीटर लेंगे, याद रखिए गैल्वेनोमीटर ले रहे हैं जिसका प्रतिरोध R5 माना गया था और यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा हुआ था। ठीक है, ये क्या था, A, ये C था, ये D था, यहाँ पर B, R1, R2, R3, R4। बाहर से क्या लगा था, एक बैटरी सेल और एक क्या लगे थे, कुंजी, एक की लगी हुई थी कुंजी। बंद किया, प्लस था माइनस, एक तार से धारा गई, दूसरी तार से धारा वापस आई। अगर हम इन दोनों को आपस में चेंज करेंगे, यानी गैल्वेनोमीटर और कुंजी को जब आपस में बदलेंगे, क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? चलिए देख लेते हैं। तब डायग्राम कैसा बनेगा? तब डायग्राम कुछ ऐसा बनने वाला है कि ए और बी के बीच, ध्यान से देखिए, ए और बी के बीच हमारा बैटरी हमेशा रहे। ठीक है, तो ए और बी के बीच जहां बैटरी लगी हुई थी उसके बीच क्या लगाएंगे, अब गैल्वेनोमीटर। सी और डी के बीच गैल्वेनोमीटर लगा था, उसके बीच हम लगाएंगे बैटरी। तो ये सी था, डी था, ए था, बी था। ए और डी के बीच क्या लगाना है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, सी और डी के बीच बाहर से क्या लगाना है, कुंजी और सेल। यहाँ पर बिंदु डी था, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पर ये लग गई कुंजी की और ये ईएमएफ ई है। इसका इससे कनेक्शन था, इसका इससे कनेक्शन था, इसका इससे कनेक्शन था, इसका इससे कनेक्शन था। डायग्राम कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर प्रतिरोध कितना लगा हुआ था, प्रतिरोध तो भूल ही गए। तो ये प्रतिरोध ए और डी के बीच कितना था, R2, ए और सी के बीच कितना था, R1, ये R3 था और ये डी कितना है, R4। अब डी क्या है, हमने बताया था ये दोनों बराबर कब होंगे, जब बीच वाले में करंट का मान कितना होगा, तो कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, कहां पर, सेतु पर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, सेतु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब भी गैल्वेनोमीटर जिसका प्रतिरोध R5 था उसमें धारा 0, सेम का सेम वही आंसर होने वाला है। ठीक है, बस वीडियो बड़ा हो रहा है, आगे जो है कल देखेंगे, जो बचा है कुछ थोड़ा सा उसे बाद नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।